बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, मुज़ाहमत की हिकमत अमली ने तहरीक इंसाफ को शदीद नाकामी से दो चार कर रखा है। एहतजाज और इंतशार की पॉलिसी ने पार्टी की लुटिया डबो दी है, लेकिन पार्टी की इससे भी बड़ी मुश्किल यह है कि वह अपनी सिमत का तयन ही नहीं कर पा रही। 17 साल की एक और सजा पाने के बाद बानी तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और एहतजाजी तहरीक की तैयारी का पैगाम जारी किया जाता है, लेकिन उन्हीं बानी तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की क़यादत के लिए महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को नामजद किया है। अगर तहरीक इंसाफ की पॉलिसी टकराव है तो महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास मुज़ाकरात और मुफाहमत के कायल हैं। अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब में महमूद अचकज़ई का कहना था कि वो जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और जमात इस्लामी समेत कायदीन बैठें, बात करें, एक दूसरे को मुआफ करें। बिल्कुल हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, जमहूरी डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, बस एक दूसरे को माफ करें। हमारी तरफ से आप माफ है, लेकिन आप भी माफी मांगे। आए बैठे, सब मिल बैठ के बात करें और पाकिस्तान को इस बर्बादी से निकालें। यानी महमूद अचकज़ई नवाज शरीफ से बात करने का कह रहे हैं और तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ को ही बड़ा दुश्मन करार देती है। यूं तहरीक इंसाफ के इक़दामात और ख्यालात में ही तकसीम और तज़ाद है, जिसकी वजह से हुकूमती ऐवानों में रावी चैन ही चैन लिख रहा है और तहरीक इंसाफ अजियत का शिकार है। इसी तमाम तर जो सियासी सूरत हाल मौजूदा है, इस बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुनीर फारूक साहब, सैयद अली हैदर साहब, सना मिर्ज़ा साहिबा और थोड़ी देर में सईद काजी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुनीर फारूक साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुफाहमत की बात तहरीक इंसाफ की जाने से जब आती है तो फिर कहा जाता है कि मुफाहमत का अमल कोट लखपत जेल से शुरू हो सकता है, लेकिन हमने देखा कि हालिया दिनों के अंदर भी जो फैसले आए उसमें से शाह महमूद कुरैशी तो उसमें बरी हो गए हैं, लेकिन बाकी तमाम लोग जिन्होंने ख़त भी लिखे थे मुफाहमत के हवाले से उनको 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। इसी तरह इमरान खान को भी 17 साल की सजा सुना दी गई है और यह भी कहा गया है कि उम्र के तकाजे का ख्याल किया गया, वरना इससे ज़्यादा भी हो सकती थी। तो फिर अगर मुफाहमत की बात चलेगी और इसको आगे हुकूमत बढ़ाना चाहे या तहरीक इंसाफ बढ़ाना चाहे तो कहाँ से ये सिलसिला शुरू हो सकता है? देखिए, जो कोट लखपत जेल का मामला है, वहाँ पर जो असीरान मौजूद हैं, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से जो कोर कमेटी के लोग हैं या जो लोग इस वक्त बाहर हैं जेल से, वो तो उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन चंद वो लोग जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरह बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा नहीं है, वो ये समझते हैं कि असीरान, जिनमें सर फहरिस्त शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये वो लोग हैं जो शायद मामलात को में थोड़ा सा ठहराव ला सकते हैं, या जो लड़ाई है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसमें थोड़ा सा नरमी ला सकते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से काफ़ी चांसेस हैं कि वो कुछ दिनों में रिहा हो जाएंगे। उनकी बरीयत ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही मुकदमात में हो रही है। लिहाजा अब देखना यह है कि मामलात जाते किस तरफ है। इशू ये है कि जो यहाँ पर सिचुएशन एक वक्त बनी हुई है वो बहुत दिलचस्प है। वो ये कि जो सीरान है जेल के अंदर, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो ये समझते हैं, वो ये जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ के तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के जो कुछ हार्ड लाइनर्स हैं वो इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, उनकी हर एक ट्वीट को ओन करते हैं। तो जब तक ये सिलसिला रहेगा, उस वक्त जो असीरान है कोट लखपत के अंदर, उनकी बात को कोई अहमियत नहीं मिलेगी। उन्होंने ख़त भी लिखे, बहुत कुछ किया, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब और बहुत से लोग तो ये भी गिला करते हैं कि लोग उनसे मिलने भी नहीं आते थे। लिहाजा इस वक्त तक तो कोई एक पॉलिसी या कोई ऐसी सोच नहीं है कि जी असीरान जो कोट लखपत जेल में है वो हालात को बेहतर बना सकते हैं या उनसे कोई मामला। अब ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात की मुनीर फारूक साहब के शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो सकते हैं। अच्छा, अली हैदर साहब, इस तमाम सूरत हाल के हवाले से जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मुनीर फारूक साहब ने बात की शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, और ये नज़र भी आ रहा है कि वो शायद मुकदमात में बरी भी हो रहे हैं। 9 मुकदमात में से जो 5 लाहौर में 4 में बरी हो गए, और सूरत हाल कुछ उनके लिए जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन क्या वो बाहर आकर कोई किरदार अदा कर सकते हैं उस तरह का जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस बढ़े और वो जो लोग अब नहीं बात करना चाहते वो बात करने के लिए भी तैयार हो जाएं? अच्छा, मैं यहाँ से एक लिबर्टी लूंगा आपसे और आपके चैनल से ये बात कहने की कि अगर हम पाकिस्तान में लीगल इश्यूज या जितने भी मुकदमात हैं, अगर हम उनको सिर्फ उसी पैराए में देखें, यानी उसी पैरामीटर में देखें कि उनकी लीगल वेटेज कितनी है, तो मेरा ख्याल है वो खाम ख्याली होगी। अब हमें ये देखना पड़ता है, क्योंकि तारीख इस बात की गवाह है और अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि जब जब सियासी मुकदमात बने हैं तो उसके पीछे मोटिव्स, फोर्सेस
और उन सियासी मुकदमात के जो बेनिफिक्टर्स होते हैं और वो जो दोज हु आर पुलिंग द स्ट्रिंग्स, वो बहुत अहमियत की बात होती है। सो सिर्फ ये कह देना कि शायद इतने मुकदमात लाहौर में हैं, इतने मुकदमात फलां जगह पे हैं, इस नौयत के हैं, ये कमजोर मुकदमा है, ये ताकतवर मुकदमा है, ये काफी नहीं रहता। यहाँ पे डिपेंड करता है कि जहां से स्ट्रिंग्स पुल होती हैं, जहां से चीजें मनूवर होती हैं, उनकी नीयत क्या है, उनका इरादा क्या है, उनकी सोच क्या है। तो अगर तो उनकी सोच में कोई तब्दीली आई है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है कि सोच का इजहार बड़ी सख्त तरीके से किया गया, पहली बार इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, पहली बार डायरेक्टली मुखातिब करके कहा और अपनी सोच को एग्जिबिट किया गया। सो दैट एग्जिबिशन ऑफ दैट नैरेटिव क्लियरली शोज की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक बड़ी एंटिटी, शाह महमूद कुरैशी साहब स्टॉलवर्ट है, इतने बड़े पीटीआई के डिसीजन मेकर्स में से हैं, पॉलिसी शिफ्ट करने की कुव्वत रखते हैं, अगर वो रिहा हो जाते हैं तो ना तो ये कोइंसिडेंस होगा, ना मैं इसे यूं कहूंगा कि मेरिट पे उन्होंने मुकदमा जीते और वो बाहर आ गए। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। अब उसका आउटकम क्या हो सकता है? उसका आउटकम, जैसे कि आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट, दैट इट कैन बी एन एपिसोड ऑफ परवेज इलाही 2.0. It can be something which can completely change the narrative of पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो डंग है, जो कि अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, हो सकता है उसको निकालने के लिए हो। अब क्या मेरी गुफ्तगू से आपको लग रहा होगा मैं कह रहा हूं कि जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब अगर बाहर आएंगे तो कॉम्प्रोमाइज होकर बाद आएंगे? जरूरी नहीं है, लेकिन तारीख ये बताती है कि इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो बगैर किसी ट्रांजैक्शन के होता नहीं है। तो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन तो है, या कंसिडरेबल ट्रांजैक्शन तो है, वो ना वो हुई होगी। एक इससे पहले वाले जुमले पे जिसका आपने जिक्र अपने इंट्रो में किया था, उसमें थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई साहब, इनको नामजद किया गया है। अच्छा, इसके पीछे जो कहानी मुमकिना तौर पे हो सकती है, अब इसको मैं एनालिसिस कहूंगा, इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, कि पीटीआई ने अपने घोड़े मैदान में उतार के देखे, बार बार देखे। उन घोड़ों में दो खसूसियात हैं, या तो बिदक जाते हैं या भाग जाते हैं। तो वो मैदान के काम के नहीं रहते, मतलब मैदान में आपको वो घोड़ा चाहिए जो मजबूती से खड़ा रहे। तो मैं दोबारा ये रिएटरेट करूंगा, या वो बिदक जाते हैं तब भी किसी काम के नहीं रहते, मिसालें आपके सामने, या भाग जाते हैं, और एक घोड़ा तो कई दफा भाग चुका है ना मैदान से उनका, तो इसलिए उस पर तकिया करना अब उनके लिए एक प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या होता है, जब वो भाग जाता है, बिदक जाता है, तो सवाल उठता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रक्चर पे। आप और हम बैठ के सवाल करते हैं कि ये कैसी पार्टी है, अपने लोग लॉयल नहीं है, अपने लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अब उन्होंने दो ऐसे लोग मैदान में उतारे कि जिनकी इनके सियासी कनेक्शंस भी हैं, उनके दोनों तरफा सियासी कनेक्शंस हैं, उनके अच्छी तरह से मीडिएट भी कर पाएंगे। और ये वो लोग हैं कि कल को अगर इनसे जान छुड़ाना पड़ भी जाए, यानी कंबल अगर छोड़ना पड़ जाए इनसे, तो बड़ी आसानी से छूट जाएगा। ठीक है भाई, यानी वो आप समझते हैं कि किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की बात कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान खुद अपने बयानिए के अंडर रहते हुए नहीं कहना चाहते, वो किसी और से कहलवाना चाहते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी भी आप समझते हैं कि बनती हुई नजर आ रही है। सना मिर्जा साहिबा, अब सिचुएशन इस तमाम सूरत हाल के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के अंदर से ये बात आती है। मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि वो खुद चाहते हैं कि वफामत करें, जो सख्त बयानिया है उसको पीछे किया जाए। उस सारी सूरत हाल के अंदर जब परवेज इलाही साहब बाहर आए तो देखा गया कि शायद वो कुछ किरदार अदा करेंगे। अब तमाम जो फोकस है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ देखा जाता है कि शायद उनको इंगेज किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो बाकी जो रहनुमा हैं कोट लखपत जेल के अंदर, उन पर मुकदमात हो रहे हैं, सजाएं भी हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई माहौल बन सकता है? मुख्तलिफ तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि माहौल बनना शुरू हो चुका है, आपकी क्या राय है? यहाँ पर कंबलों की बात हो रही थी, घोड़ों की बात हो रही थी, पर मेरा इतराज ये है कि गधों की बात जरूर करनी चाहिए थी और वो नहीं हो सकी। लेकिन मैं कोट नहीं करूंगी कि मैं किसको गधा कह के मुखातिब कर रही हूँ। लोग बखूबी खुद समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में, जो कि इस वक्त का पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो है, कौन इतनी स्टूपिडिटी और बेवकूफी की नहज तक जा सकता है। अच्छा, अब पहली बात ये कि आपने क्विकली एक शाह महमूद कुरैशी साहब का क्वेश्चन रेज किया था, मैं उससे शुरू करना चाहूंगी। सिर्फ उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी, अली और मुनीब साहब पहले ही इसको एलॉबरेट कर चुके हैं। देखिए, बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इज द फाइनल एंड अल्टीमेट चॉइस। उसकी रीजन ये है कि इससे पहले आपने परवेज इलाही साहब का नाम लिया, तमाम शख्सियात का नाम लिया, एक पूरा ग्रो और जत्था वो था जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से निकला था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। वो तमाम ग्रो जो था वो ऑब्सोलीट हो गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। लेकिन हमने इवेंचुअली देखा कि जो पीटीआई के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी के अंदर कहीं रिट मौजूद नहीं थी।
वो लोग, उनकी बेबसी और बेकसी का आलम यह था कि वो हर मुख्तलिफ सिटिंग में जाकर ये बात करते थे या अंदरूने खाना ये बात करते थे कि वो जो कुछ भी पार्टी के मफाद के लिए सोच रहे हैं, पार्टी की बका के लिए सोच रहे हैं, उसके ऊपर खान साहब जो है वो बुलडोज कर देते हैं अपने डिसीजंस के साथ। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मंजरनामे से ऑब्सलीट हो जाएगी। उसके लिए इवेंचुअली उन लोगों को मोबिलाइज किया गया जो पार्टी के बाहर के थे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात के लिए वक्त इमरान इस्माइल साहब और फवाद साहब की जो मुनासबत से कुछ लोग गए थे, उन्होंने उस मुलाकात को ऑफिशियली ऑन नहीं किया, लेकिन उनकी उस मुलाकात का एक मैसेज था कि बातचीत का दरवाजा खुलना चाहिए। सवाल यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर बाहर निकलेंगे, अगर वो बातचीत की बात को दोहराते हैं, पूरी पार्टी यकसू होकर बातचीत की बात को दोहराती है, खान साहब क्या इस चीज को ऑन करेंगे या नहीं करेंगे? असल मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजाहिर अपने आप में कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी इख्तियार की हुई है। एक तरफ पीटीआई बातचीत की बात करती है, एक तरफ वफूद बनाए जाते हैं, सियासी कमेटियों को टास्क दिया जाता है कि आप जाकर बातचीत के लिए माहौल बनाएं, आप जाकर मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम करें। बार बार असद कैसर साहब और इस किस्म की शख्सियात कभी अयाज सादिक साहब के पास जाते हैं, कभी दूसरे लोगों के पास जाते हैं कि हमारे लिए बातचीत होनी चाहिए। आज उन्होंने अल्टीमेटली जो आखिरी कार्ड महमूद अचकज़ई साहब की शक्ल में था वो भी अब इस्तेमाल कर लिया इस वीकेंड पर कि हम आपको माफ करते हैं, आप हमें माफ करें। लेकिन मेरा सवाल अब भी यह है, क्या इवेंचुअली जब ये तमाम चीजें खान साहब के पास जाएंगी तो क्या वो इसको ऑन करेंगे? उनसे तो पहले ये कहा गया कि आप 9 मई ना करें। 9 मई की सिचुएशन हुई, उन्होंने कहा ये तो हमारे बंदे नहीं है। फिर 26 नवंबर हुआ, उनसे कहा गया इस्लामाबाद से बाहर बैठ के आप एहतजाज करें, उन्होंने उसको भी ऑन नहीं किया। इनडायरेक्टली जो भी डिसीजन हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ का नुकसान ज्यादा हुआ। खान साहब तो पहले दिन से जेल में थे, उसके बाद इनसे कहा गया बनीगाला में मूव हो जाएं, बनीगाला मूव नहीं हुए, पाकिस्तान से बाहर की बात हुई वो नहीं हुई। मैं इन तमाम चीजों को इसलिए ऑन रिकॉर्ड लाना चाहती हूँ कि असल मसला यह है कि जो भी डिसीजन पार्टी के बाकी लोग अगर करेंगे तो क्या खान साहब उसको ऑन करेंगे? उनके बेटे बाहर बैठ के इंटरव्यूज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खान साहब को अकेले रखा गया है। ना मैं खान साहब की अगेंस्ट हूँ और ना ही उनकी सपोर्ट में हूँ, मगर मेरा सवाल यह है कि अगर आपको डेमोक्रेसी में चलना है तो आपको बातचीत का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। या तो आप पार्टी को बचा लें या आप अपनी जात को बचा लें। अगर तो पार्टी उनको कन्विंस कर सकती है तो ये उनके लिए चंद जो इस वक्त हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ये वो स्पेल है जिसमें फाइनली ये डिसाइड हो रहा है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बचने जा रही है या नहीं बचने जा रही। पीटीआई के हवाले से जो अभी तोशाखाना 2 का डिसीजन आया, उसने अल्टीमेट मैसेज ये दिया है कि अगर आप बातचीत की राह इख्तियार नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो कि अमूमन माजी के सियासी लीडरान के साथ होता आया है। और देखिए, देखा जाए तो मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी, लेकिन खान साहब कोई भुट्टो साहब से बड़े या छोटे लीडर नहीं है, लेकिन जब भुट्टो साहब फांसी पे चढ़ सकते हैं तो फिर खान साहब को भी अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत सोच समझ कर फैसला। लेकिन एक सवाल ये भी है ना सना मिर्जा साहिबा कि आखिर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से बात करेगी क्यों? मैं जरा आता हूं इसी चीज पर, लेकिन आपने वो जिक्र किया था गधों के हवाले से, वो जॉन एलिया साहब ने कहा था ना कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, तो वो भी इसी तरह हो गया कि नाम किसी का नहीं लिया गया। काजी साहब, आप क्या समझते हैं कि एक जमाने में समझा जाता था कि बहुत बड़ा एहतजाज होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मॉब को लेकर आएगी, और क्या इमरान खान अब भी आपको लगता है कि यही समझते हैं कि एक दिन सुबह उठेंगे, एक बड़ा एहतजाज अडयाला के बाहर खड़ा होगा और मामलात इसी तरह हल होंगे? और दूसरी तरफ हुकूमत ये चाहती है कि वो ये समझें कि किसी तरह बातचीत से मामला आगे चले, लेकिन फिर बात वही है कि बातचीत होगी किस पर? तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए में तब्दीली आ सकती है? देखिए, पहली तो ये सवाल है कि उसका नजरिया क्या है, खान साहब का क्या नजरिया है। खान साहब के नजरिए को अगर मैं एक दो चार जुमलों में यानी अगर करूं तो वो ये है कि जी ये बड़ा अच्छा निज़ाम है, इसको चलाने वाले बड़े गलत हैं, और हम आके तो इसका जो 2-4 पुर्जे ठीक करेंगे और ये निज़ाम चल पड़ेगा। बेसिकली कोई रेवोल्यूशनरी लीडर तो वो थे नहीं, ना है, ना ही कोई तब्दीली यानी इस हवाले से। और वही तबका उनकी सफ़ों में शामिल था जो तबका यानी जो एक मल्टी बिलियनर क्लास जिसका पॉलिटिक्स पर पूरा कब्जा है, वो ही तीनों पार्टियों में बटे हुए थे और अभी तक भी शायद बटे हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि नजरिया क्या है, एक बात। दूसरी बात ये कि मूवमेंट्स आ रही हैं। अभी 11 तारीख को बुल्गारिया में हुकूमत का तख्ता अवाम ने उलट दिया है, या जिसे जेन जी कहते हैं, गलत या सही तौर पर। उसके अलावा अब आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में वो जो एक शहादत हुई है एक लीडर की, उसके बाद वहां क्या हो रहा है। तो ये नहीं है कि ये मगर भाई किस बात पे लोग निकले बाहर? आज के बर्निंग इश्यूज क्या हैं? आज के बर्निंग इश्यूज ये हैं, मिसाल के तौर पर आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आपने जो नेट मीटरिंग वाला सिस्टम है वो उसको रोल बैक करके जो रिलीफ था वो खत्म कर रहे हैं। उसके बाद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इस पे कोई प्लानिंग है? या हमें एहसन इकबाल साहब का विजन 25 चाहिए जो नाइटमेयर
25 में तब्दील हो जाता है। तो ये आवाम को हम कब तक चकमा देंगे कि भाई तुम्हारे घर में भी भूख है और आओ बाहर आके डंडे खाओ ताकि हमें हुकूमत मिल जाए, क्योंकि हमारी हुकूमत गलत या सही तौर पर छीनी गई है। मूवमेंट्स बन रही हैं, मूवमेंट्स बनेगी, मगर वो कंक्रीट जो इश्यूज हैं अवाम के उन पर बन रही हैं। कहां नहीं बन रही मूवमेंट्स पर? अगर 120 मिलियन बंदा नहीं निकला यूरोप और अमेरिका में, ठीक है, उसका रैलिंग पॉइंट तो गजा और फलस्तीन का जुल्म था, मगर उसके अंदर एक अक्यूमुलेटेड एंगर भी थी लोगों की, जो उन्हें अपनी शिकायतें हैं अपनी रूलिंग क्लास से। अब दुनिया में क्या हो गया कि जो आपकी रूलिंग क्लासेस हैं उन्होंने एका कर लिया अवाम के खिलाफ, भले कोई मुल्क हो, वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, इधर साउथ एशिया में हो, कहीं भी हो। तो बात यह है कि आज भी जब अवाम की कोई बात करेगा, अवाम के वो बर्निंग इश्यूज की तरफ आएगा, तहरीकें बनेंगी और बन रही हैं। और इस बात को समझने की जरूरत भी है, जो तहरीकें हमारे खित्ते में बनी है वो पार्टी लेस क्यों थी? क्यों कोई रवायती पार्टी उसको लीड नहीं कर रही थी? तो आप कोई समझते हैं कि रवायती तहरीक पार्टी इंसाफ इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएगी कि तहरीक इमरान खान की रिहाई से हटकर अवामी इश्यूज पर लेकर आएंगे तो वो ज्यादा मौसर होगी? मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये बात समझी है। उसकी वजह यह है कि इस निजाम पर जो इंतहाई ओप्रेसिव निजाम है, जिसे मैं एक माशी दहशतगर्दी से ताबीर करता हूं, तो वो जब उस सिद्ध के दिल से उसमें यकीन रखते हैं, उसमें कोई बुनियादी फंडामेंटल चेंज इनके बारे में 1973 के आइन को ही ले लें भाई, उसकी जो आर्टिकल 3 है या 38D है, उस पर बात कर लें, उसमें सियासत कर लें। क्या लिखा हुआ है उसमें, जो जिसे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आपने बनाया हुआ है? मैं कोई आसमानी बात तो नहीं कर रहा, आइन को खोल के देख लें। बात यह है कि मूवमेंट्स बनेंगी, और लेकिन वो लोगों को अपने तबके में से अपने लीडरशिप तराश के लानी पड़ेगी। और मूवमेंट दुनिया में बन रही है। ये IMF ने बाकायदा इंडेक्स बना दिया है, वो अब मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है। और मैं एक और भी आपको बात बताऊं, 2 साल पहले डेवोस में जो सरमायादारों की मीटिंग होती है, वहां पे एक खबर छपी थी, छोटी सी, बड़ी मीनिंगफुल थी। उन्होंने ज्यादातर ने नॉन डिस्क्रिप्ट जगहों पर, घर जो आलमी ग्लोब के मालिक हैं ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पे कोई जजीरा ले लेते हैं, उनके खौफ है। यूरोप और अमेरिका में खौफ है कि हम आबादियों के बीच ना रहें। और वैसे काजी साहब, हमारा यहाँ हिस्ट्री भी यही है ना कि हमारे यहाँ पर्सनल स्पेसिफिक सियासत ही होती है। एक बंदा जाता है, वो दूसरे के बारे में कह देता है, मकबूल और कबूल के दरमियान ही रहते हैं, मफामत और मुजामत के दरमियान ही रहते हैं। मुनीफ फारूक साहब, अब सिचुएशन ये है कि अब जिस तरह अली हैदर साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या उससे पहले एक मुलाकात हुई फवाद चौधरी साहब की, महमूद मौलवी साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब से, और फिर दोबारा उनकी जानिब से बात की जा रही है। और महमूद मौलवी साहब ने हमारी प्रोग्राम में कहा कि 15 लोग होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनके साथ मिलकर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि ये मुफाहमत की बात ही होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ यही चाहती है। और आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर पार्टी के अंदर जो लोग ये कह भी रहे हैं कि मुफाहमत होनी चाहिए, वो बज़ाहिर सामने आकर ऑन कैमरा या ऑन रिकॉर्ड ये बात कहेंगे और करेंगे कि मुफाहमत की तरफ चलें, या जो इमरान खान साहब ने कह दिया वही करना पड़ेगा? देखिए, एज सच हम किसी ऑफिसर की तरफ पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों तक हम, अगर हम ये कह सकते हैं, एक मीडियोकर से लेवल तक, एक ख़ास लेवल तक तो रसाई कुछ लोगों की होती है, कोई बातचीत होती रहती है, बात हो सकती है, अपना पैगाम पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल एज सच कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, कहा जा सकता है कुछ लोगों को कि भाई ठीक है, आप अपनी किस्मत आजमा लें अगर मामला ठीक हो सकते हैं, लेकिन देखिए, ये सूरत हाल तब बेहतर होती है जब कोई पॉलिसी बन जाए और ये कहा जाए कि हम इसका हल निकाल रहे हैं, हम इन चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई मामला दुरुस्त कर रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा तो फिर उस वक्त तक ये जितनी आवत जावत है, ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वो वाला काम है, इसके अंदर कोई अहमियत नहीं है। इवन शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जब तक कोई क्लियर मैंडेट नहीं है तो उनकी बात कोई क्यों सुनेगा? जब तक इमरान खान साहब उनके सर पर हाथ नहीं रखेंगे या उनके कंधे पे हाथ नहीं रखेंगे कि ठीक है शाह महमूद कुरैशी साहब के पास जिम्मेदारी है PTI की, उस वक्त तक शाह महमूद कुरैशी साहब को भी कोई सीरियसली नहीं लेगा। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह PTI का वो अनकंट्रोल्ड सोशल मीडिया ब्रिगेड। लेकिन मुनीर फारूक साहब, आप समझते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब को डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह गड्डापुर साहब थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, सुहेल आफरीदी साहब भी उसी अप्रोच के साथ आए, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी तारीफें भी की जा रही होती हैं और वो उस तरह के बयान भी उनकी तरफ से नहीं आते। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से मैं ये कहूँगा, जलसे जुलूसों के अंदर आप बहुत सी बातें कर सकते हैं, बढ़ के मार सकते हैं, मोहब्बत इमरान की बातें कर सकते हैं, रौन देने की बातें कर सकते हैं, रंदा फेरने की बातें कर सकते हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब को पता है कि वो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, चीफ एग्जीक्यूटिव है वहाँ के बड़ी शदीद बिटर ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। और जब तक आप वफाक के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखेंगे,
और जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ उनकी कई भी बातों पर आगे नहीं चलेंगे तो आपके मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। यही वजह है कि सोहेल आफरीदी साहब को भी अब एक रियलिटी चेक मिल रहा है। ये इतना आसान नहीं है जो कुछ सोहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं या कह रहे हैं। हालात इसी तरह बेहतर होंगे जब सोहेल आफरीदी साहब वाकई मामलात को आगे लेके चलेंगे और उनमें बेहतरी लेकर आएंगे। बगैर उसके कुछ मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कहीं मुफाहमत और कहीं मुजामत। अली हैदर साहब, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर ही जो सज़ाएँ आई गुज़िश्ता दिनों के अंदर, या जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, कोई मोमेंटम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं बन पा रहा, तो ये मौजूदा सिचुएशन देखते हुए हमें क्या नज़र आता है कि फ्यूचर क्या होगा, अब इससे आगे क्या होगा? क्योंकि GHQ जो हमला केस है इमरान खान पर, वो भी एक आध महीने में वो भी शुरू हो जाएगा, मामला तो मज़ीद सख्त हो जाएगा, मज़ीद वो दायरा कम होता जाएगा, तो फिर आगे होगा क्या? 5-7 साल अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इंतजार करना पड़ेगा? ज़ौक़ साहब, अच्छा सवाल है आपका, बाज़ौक़ सवाल है। देखिए, मैं यहाँ पे ना दो चीजों को साथ लेके पैरेलल लेके चलूंगा। पहली बात तो ये, आपने एक अजम्पशन कायम करनी है, बल्कि अजम्पशन भी नहीं कह सकते, हम इसको कहते हैं कि लेट्स एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाते हैं, उसके बाद क्या? इज ही इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ? नो। वो ऐसी 50 कॉलें दे दें, अवाम बाहर नहीं निकलेगी। अवाम क्या, इनकी अपनी जमात बाहर नहीं निकलेगी। He has lost the battle। हाँ, सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पे अच्छा नैरेटिव बनाने में उनकी टीम कामयाब हो जाती है। पीपल हैव सिंपैथी टुवर्ड्स हिम। सिंपैथी लोगों की हुसैन के साथ भी थी, लेकिन कोई निकला उसके साथ? उनके साथ कोई नहीं निकला। सना मिर्जा साहब, अब सिचुएशन ये है कि एक तो वही बात कि इज इमरान खान इंपॉर्टेंट, जैसे अभी अली हैदर साहब ने कहा कि ही लॉस्ट द बैटल, और मुज़ाकरात करे तो करे भी क्यों? हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, सब खुश हैं, 5 साल किसी को कोई फिक्र फाका नहीं है, इसी तरह चलता रहेगा। और दूसरा, हुकूमत खुद हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के बारे में करती है, हर जगह उसको डिस्कस करती है, अपने कोई तरक्याती मंसूबे होते हैं तो वहां पर इमरान खान का जिक्र किया जाता है और बताया जाता है किस तरह उससे बेहतर हैं, तो इसलिए तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेलिवेंट भी रहती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर अली भाई की बातें सुने तो दिल करता है या तो खुदकुशी कर ले इंसान या फिर डूब मरे चुल्लू भर पानी में। लेकिन अब क्या करें कि आपने इसी मुल्क में जीना है, 75 साल गुजार चुके हैं। मायूसी जो है वो कुफर है, और इसी मायूसी कुफर है के नाम के ऊपर हमने 75-76 साल गुजार दिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं। पहली तो बात यह है कि आपने दुरुस्त कहा कि इलेक्शन में वोट पड़ा था और वोट लोगों ने डाला, वो अब अलग सिनेरियो है। 2018 में भी किसी और को वोट पड़ा था, 2013 में भी कुछ और हुआ था। इस तरह मैं जाऊं तो चलते चलते 47 तक हम पहुंच जाएंगे, जब बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ बदल दिया गया। कसूर इसमें किसका है? अब इस पे भी अगर हम जाएं तो बहस बहुत लंबी दूर तक जाएगी कि पहले सियासतदानों को अपने गिरेबानों में झांक कर देखना चाहिए कि सियासत कैसे उन्होंने की और दूसरे लोगों को इख्तिदार में आने का और इख्तिदार चलाने का मौका कैसे दिया। फिर उससे पहले आवाम को अपने गले में जो है गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो वोट किन लोगों को देते हैं। तो इस तरह हम जाएंगे तो चलते चलते तो मेरा ख्याल ये है कि मरीज तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम सुधर नहीं सकेंगे। अब बात यह है कि देखना आपने मुस्तकबिल को है, माजी गुजर गया, हाल में आप है और आपने मुस्तकबिल को प्लान करना है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2024 में मौका दिया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले नून लीग का दरवाजा नहीं खटखटाया था, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गए थे। पाक के आप आए, इंतखाबात में आप कामयाब हुए हैं, आपके पास ज्यादा सीटें हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आए हुकूमत बनाए। उस वक्त पीटीआई अपने जोन में थी, उस वक्त खान साहब का फरमान ये जारी हुआ था कि हमने अपोजिशन में रहना है। अगर उस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेती तो आज सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने गलत रास्ता चुना और आज वो भुगत रहे हैं। बार बार इन्होंने बायकॉट किया, बार बार असेंबलियों से इस्तीफे दिए, बार बार धमकियां दी, बार बार धरने दिए, बार बार एहतजाज किए, बार बार इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ अपना रेला लेके आया। एक गलती एक दफा की जाए तो माफ हो सकती है, लेकिन मोमिन जो है वो एक ही सुराग से बार बार डसा नहीं जाता। आपने बार बार गलतियां की और आज उसका नतीजा आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी जमात का ये हाल है। अब आते हैं सिस्टम के ऊपर। सिस्टम की बात यह है कि देखिए, शहबाज शरीफ साहब ना तो दूध के धुले हुए हैं, ना मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में शहद और दूध की नहरें बहती थी। लेकिन आपके पास चॉइस क्या है? गिनती की आपके पास तीन बड़ी पार्टियां हैं। बाकी अगर छोटी पार्टियों पे आऊं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, सिंध में खैबर पख्तूनख्वा में ANP है, पंजाब में जो छोटी छोटी चुचकली पार्टियां निकाली गई हैं। मुझे ये बताएं किस पार्टी की परफॉर्मेंस को अगर आप एवेलुएट करें तो इन्होंने क्या किया है। फिर जो नई पार्टीज एस्टैब्लिश की गई, उन्होंने बेहतरीन मंशूर दिया 2024 में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने ढेले की उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं शो की और लोगों ने उसी रिवायती सियासतदानों
और सियासी जमातों को वोट दिया, बल्कि 2024 में तो लोगों ने बिरयानी की एक प्लेट के ऊपर ही वोट दिया था। बात यह है कि रूट कॉज को अगर आप समझें तो जब तक आप सिस्टम को पूरे चेंज नहीं करेंगे आप तब्दीली नहीं ला सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सिस्टम को सूट करते हैं, नवाज शरीफ साहब सिस्टम को सूट नहीं करते थे, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया गया। मरियम नवाज साहबा सिस्टम में रहने के लिए एफर्ट कर रही है, हालांकि उनकी तरीकाकार और उनका तर्ज सियासत अपने वालिद की तरह है, लेकिन वो ये समझती है कि अगर उनके पेशकदमी पे वो चलेंगी तो वो कभी वजारत उज़्मा की कुर्सी तक नहीं जा सकती। अब मसला यह है कि वजीर आजम साहब इस वक्त बहुत अच्छे मैनेजर साबित हो रहे हैं, उनके आगे टास्क रखे जाते हैं, उनको वो स्पीडली फुलफिल करते हैं। और इस वक्त जो हमारा सिस्टम है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चल रहा है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है। शायद मेरे अल्फाज का चुनाव गलत हो, लेकिन हकीकत यही है। आपको इस वक्त अपनी फायर फाइटिंग करनी है, आपका खजाना खाली है, आपकी डिफेंस की इस वक्त हालत बुरी है, दहशतगर्दी का एक बड़ा मसला चारों तरफ से आपके ऊपर है, फिर भारत जैसा एक मसला आपके सर पर मुसल्लत है, अफगानिस्तान से अलग इंटरफेरेंस हो रही है, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आपके लिए अलग एक बहुत बड़ा मसला है। इतने सारे मसाइल में इस वक्त वही कामयाब हो सकता है जो कि फायर फाइटिंग कर सकता है। फायर फाइटिंग के फेज से आप निकलेंगे तो अच्छा, वैसे इसमें सना मिर्जा साहिबा आपने कहा कि वो सिस्टम और मैनेजर आपने कहा शहबाज शरीफ साहब को, तो अगर अभी भी इसमें कामयाबी नहीं मिलती सब कुछ एक सतह पर होने के बावजूद, तो फिर सिस्टम का कसूर होगा या मैनेजर का कसूर होगा? देखिए, कामयाबी मैं मुख्तसर करूंगी क्योंकि मुझे पता है आप सेकंड क्वेश्चन ये कर रहे हैं। बात यह है कि कामयाबी दिलानी बड़ी जरूरी है। इस कामयाबी को दिलाने के लिए सिर्फ नून लीग एफर्ट नहीं कर रही या गवर्नमेंट नहीं कर रही, बल्कि इदारे भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सिस्टम नाकाम हो गया तो सवाल और उंगलियां सिर्फ हुकूमत के खिलाफ नहीं उठेंगी बल्कि इदारों के खिलाफ भी उठेंगी। इसलिए जो स्टेक है इस वक्त वो हुकूमत का नहीं है बल्कि हुकूमत प्लस इदारों का है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी लीडरशिप को जेल में डाला है। तो जो इस वक्त करंट लीडरशिप बाहर है उसको डिलीवर करना और उसका परफॉर्म करना, यानी दोनों की बका इसी में है कि इसी ये सिस्टम वर्क करे किसी तरह, और उसके अंदर फिर जो है वो दोनों एफर्ट भी करेंगे। अब काजी साहब, सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने जिनको मैंडेट दिया है कि आप जाकर बात करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछा जाए तो वो कहते हैं अचकज़ई साहब बताएंगे कि आगे क्या करना है, धरना देना है, जलसा करना है, एहतजाज करना है, क्या करना है। वो बात करें मुफाहमत की, वो एक तो ये भी बात करें कि हमें इमरान खान से मिलने भी दिया जाए। तो क्या अगर कोई जिसको मैंडेट दिया गया हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मुफाहमत की बात करे तो उसको क्या इमरान खान भी ऑन करेंगे? और क्या ये तरीका का ठीक है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिटिकल स्पेस के लिए आगे बढ़ी है? मैं एक और बात मैं रखना चाहता हूं आपके सवाल से पहले कि ये अभी बड़ी सही बात की मोहतरमा सानिया साहिबा ने कि जी ये बिरयानी की प्लेट। अब बात ये है कि जब आपकी सना मेरे माफी चाहता हूँ प्लीज, जब आपकी सिस्टम की औकात एक बिरयानी की प्लेट हो, जब अवाम को पता हो कि 5 साल ये जो मेरा लीडर है इसने अंदर जाके IPPs की पेमेंट सीधियां करानी है, मेरे वास्ते इलेक्ट नहीं हो रहा, ये अंदर जा रहा है ज़राए पैदावार पर उसका जो कब्जा है उसको जारी रखने के लिए और उसे बढ़ावा देने में, तो वो आम आदमी कहते चलो यार 5 साल बाद एक बिरयानी की प्लेट ही खा लेते हैं, इसमें मेरे लिए तो कुछ निकलना नहीं है। देखिए ना, when system is, it means your system is not delivering it, it is only delivering for the one। अभी 4.61% IMF ने बताया कि GDP का ये खा जाते हैं सरकारी ठेकों में, खोल के देख लें 158, और ये कितना बनता है? ये 15 से 16 बिलियन डॉलर बनता है जो सरकारी ठेकों में हेर फेर होता है अकॉर्डिंग टू IMF। तो भाई वो अच्छा करते हैं जो कुर्सियां उठा के ले जाते हैं जलसों में से, उनको उन्होंने यही बचता है इस डेमोक्रेसी चो। इसलिए देखे ना आप आज क्यों सियासत बदनाम है, क्यों जो है वो सियासत के पीछे तहरीकें बड़ी नहीं बन रही। ओ भाई तुसी अपने कारोबार चला लो, मेरा क्या ताल्लुक आपकी IPP से, मेरा क्या ताल्लुक आपकी शुगर इंडस्ट्री से, मेरा क्या ताल्लुक आपकी बाकी जो कारोबार है उसमें बढ़ावा हो या ना हो। बात ये है कि पूरा तो कैप्चर हो गया जी। मैंने जिस तरह कहा कि सियासत में आओ, ज़राए पैदावार पर कब्जा करो, अवाम पर इस मुल्क के किसी आदमी को यकीन नहीं है। जिस मुल्क के जो सियासी लीडर हैं वो अपना फेथ खो चुके हैं। यही वजह है कि अवाम की तमाम तारीखें खित्ते में और दुनिया में नई नई शख्सियात को तारीख ऊपर उछाल रही है, जिसमें से कल एक की शहादत भी हुई बांग्लादेश में। तो ये मसला है। मसला ये है कि वो उस बेचारे को वही एक बिरयानी की प्लेट बचती है। तो काजी साहब, मतलब मैं जो अखज़ कर पा रहा हूं कि सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम सारा ही फेल हो गया, सारे लोग फेल हो गए। तो जब सारे ही फेल हो गए तो फिर क्या होगा? ये तो जमहूरी निजाम है, सियासी लोगों ने चलाना है, फिर क्या निजाम बेहतर हो सकता है? मैं अर्ज करता हूं ना, मसला तबके का है। मसला ये है कि क्या ये रोजाना कहते हैं जी कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की इंडस्ट्री नाजुक दौर से गुजर रही है।
इनके इन इन इन, इन ये बैंकरप्सियां फाइल कर रहे हैं। आज 1990 में जो इन लोगों ने टैक्स जमा करवाया था, इनका ग्रोथ रेट निकालें, मैं उस पैसे की बात करता हूं जो इन्होंने डिक्लेयर किया था। आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये वो मुल्क, दो मैशतें चल रही थी, एक हमारी मैशत जिसका बुरकस निकाल दिया, एक इनकी मैशत जो बिल गेट को शर्मा देती है। तो दीज आर बेसिक इश्यूज नीड्स टू बी डिस्कस्ड। व्हाई ये ही है। और हमने देखा कि यहाँ पर एक आध जो मूवमेंट बड़ी बनी भी, कश्मीर में देखा हमने बनी ना, कोई लीडर नहीं था, उन्होंने सारे मुतालिब मनवा लिए, क्योंकि उसको चलाने वाला जो है कोई शुगर मिल नहीं चला रहा था, आम लोग थे चलाने वाले। सो आई डोंट थिंक वी नीड टू बी कोई हमें आइंस्टाइन होना चाहिए ये बात समझने के लिए। डिस्कनेक्ट है, इस रूलिंग एलीट का डिस्कनेक्ट है, वो किसी और दुनिया में रहते हैं, अवाम किसी और दुनिया में रहते हैं, और इसके दरमियान अब ब्रिज नहीं बन सकता। और कहानी अगर इसी तरह चलती रही तो आई बिलीव दिस रूलिंग क्लास इज स्लीप वॉकिंग टुवर्ड्स अ प्रेसिपिस। जी मुनीर फारूक साहब, अब सिचुएशन ये है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर तरह की कोशिश कर ली, क्योंकि स्पेसिफिकली बात उन्हीं की हो रही है, तो उसमें उन्होंने मुल्क के अंदर भी तमाम कोशिशें कर ली, और उनके जो बच्चे हैं उन्होंने भी कोशिश की कि वो पाकिस्तान आएंगे, बार बार ये जिक्र भी होता रहा, तारीखें भी देते रहे। तो आपको लगता है कि ये जो फैक्टर है कि उनके बच्चे अगर पाकिस्तान आ जाते हैं, या वो जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर इंटरव्यूज देते हैं, क्या वो कोई इंपैक्ट डाल सकेगा, या वो कोई नरमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पैदा करने में मददगार साबित होगा, या सिर्फ ये इंटरनेशनल प्रेशर एक बिल्ड करने की कोशिश है? देखिए, इमरान खान साहब के साहबजादे, उनका हक बनता है कि वो अपने वालिद के लिए आए, आवाज़ उठाएं, इंटरनेशनल में जाइए, उनका इस्तेहकाक है। लेकिन उनका पाकिस्तान आना और कोई मुहिम या वो चीज़ लीड करना, ये ज़रा अभी थोड़ा दूरस्त है, या हम ये कह सकते हैं कि अभी ये इतना करीब नज़र नहीं आ रहा। वो पाकिस्तान आके मिल सकते हैं, अपने वालिद से मिलने की दरख्वास्त कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें फैसिलिटेट भी करेगी जहाँ तक उनके बेटों की बात है। इसके अलावा मुझे कोई ऐसी बड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो उनका ख़ानदान या वो, ठीक है हाँ वो एक असर डालने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना। पूरी दुनिया के अंदर वो इंटरव्यूज़ दें, मुलाकातें करें, सब कुछ करें, लेकिन क्या लोकली यहाँ पर कुछ असर पड़ रहा है, यहाँ कुछ तब्दीली हो रही है, कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है जिसके बारे में हम कहें कि उसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लिहाजा मेरे नज़दीक जो उनके बेटों की या उनकी फैमिली की कोशिशें हैं, वो बस इसी तरह ही है कि एक माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन उस माहौल का असर पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ पर नहीं हो। लेकिन अगर ये भी जो डिबेट हो रही थी सारी के किस तरह कौन काम करता है और कौन नहीं काम करता, तो मुनीर फारूक साहब आप समझते हैं कि कंपैरिजन होता है मुख्तलिफ सूबों की कारकर्दगी के हवाले से भी, और ख़ासतौर पर एक सूबे की कारकर्दगी के हवाले से मोहसिन बेग साहब की जानिब से मरियम नवाज की हुकूमत और बिलखसूस पंजाब हुकूमत के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। मोहम्मद मालिक साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कुछ अखराजात का जिक्र किया, लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ लोग नाखुश हैं जिस तरह काम किया जा रहा है, और कुछ जगह कहा जाता है कि खुश हैं। तो ये जो कंपैरिजन है ये किस हद तक मैटर करता है, और कि कौन सा सूबा कौन सी हुकूमत कर रहा है, और फिर उसको उसी हिसाब से चांस भी दिया जाएगा? देखिए, मैं इस हवाले से आपको एक बात कंफर्म कर सकता हूँ कि कोई ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना ताल्लुकात में कोई ख़राबी है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट की हवाले से कुछ प्रायोरिटीज़ और हों, पंजाब गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, वो मुख्तलिफ तरीके से चल रही हो, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसे नहीं कि कोई कुट्टी हो गई है या एस्टैब्लिशमेंट ख़िलाफ़ हो गई है पंजाब हुकूमत के, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही इसके अंदर कोई, जहाँ तक हाँ NFC फार्मूले के हवाले से, वो तो वफाक पहले ही फैसला कर चुका है कि ये फार्मूला वर्केबल नहीं है और उस पर कुछ तब्दीलियाँ होनी है। वो अब जब होंगी तो ऑब्वियसली एक तरमीम की सूरत में ही होंगे, यानी तरमीम की सूरत में, लेकिन ओवरऑल जो स्टोरीज आ रही हैं उनमें वो सब्सटेंस नहीं है कि कोई लड़ाई हो चुकी है पंजाब हुकूमत से, या कहा गया है कि पंजाब हुकूमत गलत संत में जा रही है, बल्कि पंजाब हुकूमत तो यहाँ बहुत कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। सो एज सच कोई बहुत बड़ा हंगामा नहीं होने जा रहा पंजाब के अंदर या एस्टैब्लिशमेंट और पंजाब के दरमियान, और मामलात जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चल रहे। अभी क्योंकि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो बात हो रही थी सना मिर्जा साहिबा, उसके अंदर चीज़ ये कि हिस्ट्री लिखी जा रही होती है। हमने देखा जो कुछ इमरान खान कहते रहे वो आज रिपीट होता है कि मैं ऐसी उतरवा दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तशवीश इस बात पर होती है पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हुए कि अगर कल को दोबारा वो आते हैं और फिर जो कुछ आज हुआ फिर दोबारा आज के पॉलिटिकल सिस्टम या जो लोग मौजूद हैं हुकूमत में उनके साथ उससे बढ़कर होगा, तो हम तो 90s से लेकर उसी लूप के ऊपर लगे हुए हैं। तो उस लूप का नुकसान ही होता है मुल्क को। तो बार बार जब कोई भी ऑपोजिशन में होता है, जब PMLN ऑपोजिशन में थी तब भी बात मुफाहमत की गई, आज इमरान खान ऑपोजिशन में तो मुफाहमत की गई। ये लूप अगर नहीं टूटेगा तो फिर तो मुल्क को नुकसान होगा, तो ये लूप भी तो टूटना चाहिए।
देखिए, आपके सवाल में ही किसी हद तक आपका जवाब भी पोशीदा है, और मेरा ख्याल है कि हम सब जो थोड़ी सी समझदार मतलब सेन वॉइसेस हैं, जो इस वक्त के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करती हैं, यानी जर्नलिज्म की बात कर रही हूँ, जो जर्नलिज्म से जुड़े हैं, वो लोग ये समझते हैं कि इस वक्त कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम में से बहुत से लोगों को माजी में भी बुखार चढ़ा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी और वो बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ जाएगी। उससे पहले एक जमाना था जब मुस्लिम लीग नून का तोती बोलता था, और हर बंदा जो है वो समझता था कि अगर इख्तिदार के करीब रहना है तो मुस्लिम लीग नून की शान में कसीदे पढ़ने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल ये कि हर दौर गुजरा है, और हर दौर में हर सियासी जमात ने इख्तिदार में आकर अपने चाहने वालों को नवाजा है, और इसमें कोई भी सियासी जमात जो है वो पीछे नहीं रही। अगर हम ये कहें कि ये कब खत्म होगा, तो मेरा ख्याल ये है कि ये खत्म नहीं हो सकता। हाँ, ग्रेजुअली इसमें आप कमी ला सकते हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हम जब तक माशरती सतह के ऊपर इंप्रूवमेंट नहीं लेके आएंगे, जब तक ये अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे कि ऐसा मुल्क जहां पर स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर पाबंदी हो, जहां पर आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में स्टूडेंट यूनियन ना बनने दें, जो बेसिकली वो फर्स्ट लेवल होता है जहां से आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप इवॉल्व होती है, जहां पर आप मौरूसी सियासत का खात्मा नहीं करें। फिर वही बात है ना कि हम शुरू वहीं से हो जाएंगे कि जब तक इन मसाइल को हम एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम कहाँ जाएंगे। हम ये सवाल पूछने के मजाज भी नहीं हो सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं कि हम बिलावल साहब या मरियम साहब से पूछे कि क्या आपने किसी बल्दियाती इलेक्शन में कभी हिस्सा लिया है, क्या आपने कभी देखा है कि लोकल या यूनियन काउंसिलर सतह के लेवल के ऊपर क्या काम किया जाता है, कभी आपने किसी जलसे में खड़े होकर किसी और के लिए नारे लगाए हैं। मतलब ये वो सारे काम है जो एलीट क्लास कभी भी नहीं करना चाहेगी। असल मसला ये है कि अगर आपको सिस्टम को बदलना है तो उसमें सिर्फ इतनी ही बेहतरी आप कर सकते हैं कि अवाम को जीने के लिए, अवाम को जिंदा रहने के लिए आप रोटी, पानी और बेसिक जो यूटिलिटीज है वो मुहैया कर दें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अवाम इससे ज्यादा चाहते भी नहीं है। मसला ये है कि कोई भी सियासी जमात ये करने में भी नाकाम नजर आती है, क्योंकि उसका जो 60 to 70% तबका होता है जो जब इख्तिदार में आता है, अब आप देख लें इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी, उससे पिछली जो गवर्नमेंट थी, उसमें ये नहीं देखा जाता था कि वजारत पानी और बिजली है, वजारत मवासलात है, वजारत हवाबाजी है, क्या जिसको असाइन किया जा रहा है उसकी एक्सपर्टीज रखता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखता है? नहीं। देखा यह जाता था कि इसने मेरे साथ जेल काटी है, उसने मेरा बुरे वक्त में मेरी तमाम पैसों के बिल्स भरे हैं, फला ने ये काम किया है, फला। ये आपका जब क्राइटेरिया हो तो आप अवाम को कभी डिलीवरेंस देने वाला रहनुमा नहीं दे सकते। इस वक्त के तमाम वजीर, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% ऐसे हैं, 90% वजीर वो हैं जिनको अपनी वजारतों के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन सवाल ये कि क्या इस दौर में यह हो रहा है? जब तक आप अवाम को उनके इशूज को समझने वाले लोग नहीं देंगे, आपके इशूज कभी खत्म नहीं हो सकते। एक मसला सिर्फ इस वक्त की हुकूमत का जो मुख्तलिफ है वो ये है कि इनसे डंडे के जोर पर काम लिया जा रहा है। इस मर्तबा उतने लोगों को नवाजा नहीं गया जितना माजी में किया जाता रहा, और इस वक्त चेक एंड बैलेंस जो है वो इसलिए भी थोड़ा सा टाइट है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को परफॉर्मेंस चाहिए। माजी में जो पिछले वज़ीर आज़म रहे वो परफॉर्मेंस की बिना के ऊपर कुछ नहीं करते थे। अगर ऐसा होता तो हमारे आसिम मुनीर साहब जब फाइल लेके गए थे खान साहब के पास उनकी बेगम के करतूतों की, तो उस वक्त उस फाइल के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया होता, उनको वहां से बरतरफ नहीं किया होता उनकी वजह से। तो मेरा सिर्फ अलमिया हमारी कौम का यह, और मेरा सिर्फ सवाल यह है कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, लीडरशिप की सतह की सोच को नहीं बदलेंगे, और अपने जो सियासतदान का हमने एक हवा बनाया हुआ है उस क्राइटेरिया को जब तक हम तब्दील नहीं करेंगे, हम अपने आप को जब तक तब्दील नहीं करेंगे और अपनी सोच को नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी जो लीडरशिप का चुनाव करते हैं उसको नहीं बदल सकेंगे। और जब तक आपकी लीडरशिप की चुनाव का तरीका कहाँ तब्दील नहीं होगा, आप कभी भी अच्छे लीडरान और हुक्मरान अपने इख्तिदार में नहीं ला सकेंगे। तो ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जो जब तक अवाम की सतह से ब्रेक नहीं होगा तब तक उसमें तब्दीली कभी नहीं आ सकती। आप रिजेक्ट कर दें उन लोगों को जो लोग पिछले कई सालों में कुछ नहीं कर सके, एक ना वोट डालने जाए, 1% टर्न आउट हो, हुकूमत को, इख्तिदार के अवानों को, ताकतवर अवानों को, सबको ये एहसास होगा कि 1% टर्न आउट हुआ तो उनको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो हम कर रहे हैं वो अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब तक हम उसे एक प्लेट के पीछे भागेंगे तब तक हम कभी तब्दीली नहीं ला सकते। अली हैदर साहब, लगता है आपको कि एहसास हो सकता है किसी भी तरीके से अगर एहसास दिलाया जाए कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम से लोग तंग आ रहे हैं, कहा जाता है कि अपने हक के लिए लोगों को खुद निकलना पड़ेगा, लोग नहीं निकलते अपने हक के लिए तो फिर यही उनका मुस्तकबिल है और यही उनका हाल रहेगा, तो आपको लगता है कि यह भी अवाम का ही कसूर है? इस पॉलिटिकल सिस्टम से तंग आ रहे हैं जो कभी था ही नहीं आपके मुल्क में, जो कभी इंस्टॉल ही नहीं किया गया, जो कभी इंस्टॉल होने ही नहीं दिया गया, जिसको कभी पनपने ही नहीं दिया गया, जिसको एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरने ही नहीं दिया गया। हम जो इंसान होता है ना, हमारा एक इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन भी होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंसी एवोल्यूशन को एवोल्यूशन माना जाए। क्या हमारी पॉलिटिकल एलीट वो इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन से गुजर पाई? ऐसा होने ही नहीं दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ही तबका कसूरवार है इसका, लेकिन बहुत बड़ा किरदार रहा है। आप मुझे बता दें कि आपके मुल्क में मौजूदा, माजी या शायद आने वाली जो पनप रही है छोटे मोटे गमलों के अंदर, जो मौजूदा लीडरशिप पनप रही है, उसकी फाउंडेशन क्या है?
वो किस जमीन के अंदर वो पौधा लगाया गया है। उस जमीन ने पहले आपको पहले क्या दिया? नवाज शरीफ, पहले आपको क्या इमरान खान? ये प्रोडक्ट है उस खेती का। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? उसको बीज ही वही बोया गया, उस पर खाद ही वही डाली गई, उसको उस पर हल चलाने वाला किसान ही एक है। सो द थिंग इज कि आप अपनी पॉलिटिकल एलीट पे तब इल्जाम लगाएं जब वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करती हो द कोर ऑफ दिस नेशन। आपने वो बनने ही नहीं दी गई, आपका नैरेटिव एक नहीं रह सका। सो आई एम सॉरी टू से, हम पता नहीं, शायद आई नो इट्स डिफिकल्ट, I know you can't be an intellectual and you can't be brave at the same time. Obviously, I'm not brave enough to spit the truth. And neither do anyone around here. हम इस डिस्कशन को इंटेलेक्चुअलाइज कर सकते हैं किसी भी तरह से, लेकिन सच नहीं बोल सकते। ये एक बड़ा मशहूर सीजन था, ये मुनीफ साहब ने भी शायद देखा होगा, ज़ौक रखते हैं वो भी। एक सीजन था गेम ऑफ थ्रोन्स जी, उसमें एक क्वीन होती है सर्सी लैनिस्टर, उसके सामने उसका जो मुशीर है वो बड़ा भाषण झाड़ रहा होता है और भाषण झाड़ते झाड़ते कहता है कि नॉलेज इज पावर। वो बड़ा बड़ा अक्लमंद, बड़ा बीरबल होता है वो, तो कहता है नॉलेज इज पावर। अब वो क्वीन क्या कहती है, अपने सिपाहियों को कहती है कि सीज हिम, पकड़ लो इसको। वो पकड़ लेते हैं, उसी वक्त कहती है इसका गला काट दो। तो वो ना गिड़गिड़ाने लग जाता है अपनी क्वीन के सामने, बहुत नॉलेजेबल आदमी, गिड़गिड़ाने लग जाता है। तो उससे कहती है रुको, अपने सिपाही से कहती है रुको, इसके गले से खंजर हटा दो, इसको छोड़ दो। तो जब उसे छोड़ देती है, यानी एक लम्हे में मौत देने का उसके पास इख्तियार था और अगले लम्हे उसको आजाद करने का, तो उसे अगला जुमला पता क्या कहती है वो क्वीन? कहती है लिसन, पावर इज पावर, नॉलेज इज नॉट पावर, पावर इज पावर। तो इसी बात पे मैं एंड करूंगा अपनी बात कि ताकत ही ताकत होती है। तो इस मुल्क में आवाम की ताकत, फुलां की ताकत, फुलां की ताकत, अच्छा। अब काजी साहब, कमिंग बैक टू द सिचुएशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी है, क्योंकि अब मामला यह है कि एक आने वाले दिनों के अंदर जो कुछ हमें नजर आएगा उसमें एक तरमीम का भी कहा जाता है कि एक तरमीम भी आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इटसेल्फ ऐसा लग रहा है कि इररेलेवेंट हो गई है, लेकिन हुकूमत को आपको लगता है कि मजीद कंट्रोल हासिल करने के लिए कुछ और तरमीम की भी जरूरत पड़ेगी ताकि फिर वो बेहतर अंदाज से मुल्क को चला सकें? देखिए, मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट हुई है, बल्कि तहरीक इंसाफ इस हुकूमत का सबसे बड़ा असासा है। 7 से लेके 11 बजे तक तहरीक इंसाफ और ये सारे नॉन इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं, बिजली नहीं डिस्कस हो रही होती। और क्या चाहिए उनको? सुबह से शाम तक हम लगे हुए हैं, एक पानी में हमने मदानी डाली हुई है, और क्या हुकूमत तो खुश है, वो आराम से हुक्मरानी भी कर रहे हैं, साथ अपने निजी कारोबार भी चला रहे हैं, और माशाल्लाह 11 बिलियन की प्रॉपर्टियां भी हमने खरीद ली दुबई में, और गॉड नोज के और क्या क्या हमने नहीं कर लिया। ओ भाई, और क्या चाहिए आपको? कि जी अडाला बंद हो गया, अडाला खुल गया, वहां पे पानी फेंक दिया, उत्ते करता तले करता। 250 मिलियन लोग जो हैं, उनमें से आधी आबादी गुर्बत के नीचे गिर चुकी है। यहाँ पर जो है 40% बच्चों की अमवात जो है वो गंदे पानी से होती हैं, 5 में से 3 माए अनेमिक हैं, और उसके शिकम मादर में बच्चा इस गरीब तबके का अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। स्टंटेड ग्रोथ है, 50% बच्चों की, ऑलमोस्ट 47 से 50% बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है। कुछ 47 से 50% लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? भाई ये एसेट है, ये अल्लाह का करम हुआ है पीटीआई उन पर। लगे रहो। ये नून पर हुआ है या सिस्टम पर हुआ है करम? मैं ये कह रहा हूं कि ये रग नीचे से निकल जाएगी, ऐसे ही कर रही थी हसीना वाजिद भी, ये रग निकल जाएगी। बहरहाल देखते हैं, वक्त मैं समझता हूँ रेलिवेंट नहीं है, बड़ी काम है, इनको बड़े काम दे रही है, क्योंकि मैं ये कहता होता हूँ इससे ना डरें, खान से डरें जो उसके बाद आएगा, और वो यकीनन आएगा। वैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो देख रही हैं कि कौन कौन इससे सबक लेगा। मुनीफ फारूक साहब, 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, और अगर आ रही है तो क्या ला रही है? देखिए, 28वीं आईनी तरमीम वफाक जितना मर्जी मना करे, वफाकी हुकूमत जितना मर्जी कहे कि हम काम नहीं करें, वो तो आई थिंक इवेंचुअली आएगी, क्योंकि ये तो फैसला कर लिया गया है कि एनएफसी का फार्मूला तब्दील होगा, चंद और चीज़ों के हवाले से तरमीम लाई जाएगी, लोकल बॉडीज़ के हवाले से चंद जगह बहुत तशवीश है, तो कुछ चीज़ों को तो मेरे ख्याल में मैंडेटरी बनाया जाएगा। और ये अब नहीं, लेकिन ये एजेंडा थोड़ा सा आगे जाके होगा, लेकिन ये अचीव करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। शायद इसी असेंबली से ही कोशिश हो कि इसी, क्योंकि अभी इस असेंबली के भी ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा अरसा रहता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ मामला रुक जाए। 28वीं तरमीम आएगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रही, उसके लिए बिल्कुल काम हो रहा है, बातचीत भी हो रही है। हुकूमत नहीं मानती, पहले भी नहीं मान रही थी 27वीं के हवाले से, अब भी नहीं मानेगी, लेकिन उस पर काम भी हो रहा है, उसके हवाले से चीज़ें भी मौजूद हैं,
और वो एक सोच भी मौजूद है कि ये सब कुछ करना है। सो इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उस पर काम नहीं हो रहा। और इस मामले पर जो पीपल्स पार्टी का किरदार है, देखिए पीपल्स पार्टी से नेगोशिएशन या चीज़ें कुछ बेहतर की जाएंगी, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी अपनी पोजीशन से शायद उस तरह से ना हटे, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस पीपल्स पार्टी को भी देनी पड़ेगी, बगैर उसके मामला। वैसे क्योंकि जब भी पीपल्स पार्टी नून लीग के रोल पर बात की जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो खुश होते हैं कि दोनों के दरमियान शायद एनएफसी या दीगर मामलात के हवाले से कहीं ना कहीं गैप पड़ जाए। लेकिन सना मिर्जा साहिबा, क्या 28वीं तरमीम आ रही है, और अगर आ रही है तो मजीद क्या स्ट्रक्चर तब्दील होगा मुल्क के वसीतर मफाद में? देखिए ज़ोक, वैसे तो 26वीं और 27वीं दोनों तरमीम जब आई थी तो मेरे और आप जैसे लोगों ने क्या उखाड़ लिया था इस हुकूमत का। और जब 27वीं तरमीम आ चुकी थी तभी ये पता चल गया था कि 28वीं ने भी आना है, बल्कि हुकूमत के कुछ लोग तो ये कहते थे कि अभी 28वीं के बाद 29वीं और 30वीं की भी तैयारी करें। 3 साल है, एक लंबा सफर है, न जाने कितनी तरमीम आएंगी। लेकिन हाँ, 28वीं तरमीम में 2 चीजें ज्यादा जो जिसके ऊपर फोकस है, ठीक है मुनीब साहब ने, एनएफसी के ऊपर जरूर काम होगा, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि जो बल्दियाती सिस्टम के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रिजर्वेशंस थी उनको हर सूरत में एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत अर्से से पेंडिंग है। 2024 में जब एमक्यूएम उनके साथ शामिल हुई थी तो इसी शर्त पर हुई थी कि बल्दियाती सिस्टम के ऊपर काम होगा। एनएफसी जो है वो एक बड़ा मसला है और इसमें हुकूमत की ख्वाहिश ज्यादा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिफ्ट मौजूद है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज अ वेरी गुड निगोशिएटर। वो कुछ ना कुछ ले दे के जरूर इस मामले को हल की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नहरों का मसला आया था सिंध में और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का एक फर्म स्टैंड था, उसको होल्ड कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इशू हमेशा के लिए दब गया। लेकिन मेरा इसमें एक सिर्फ नुक्ता है जो कि डिफरेंट है, वो ये है कि जब जिमनी इंतखाबात हुए हैं तो जो नंबर गेम है वो मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ हो गया है, और अब बजाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उतने नखरे नहीं उठाए जाएंगे जितने की जिमनी इलेक्शन से पहले उठाए जाते रहे थे। तो कोशिश ये की जाएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ रखा जाए, लेकिन एक जो स्ट्रेंथनिंग पोजीशन है मुस्लिम लीग नून की वो बहुत बेहतर हो चुकी है। और वैसे तो उनकी तरफ से दावे ये होने लगे थे कि जी हमें एक वक्त आएगा कि हमें इनकी जरूरत ही महसूस नहीं होगी, तो हम सोच सकते हैं कि शायद वो वक्त भी 3 सालों के अंदर आ जाए। लेकिन बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अंडरस्टैंड कर लिया है कि अब उतनी उनकी नहीं चलेगी जितनी जिमनी इलेक्शन से पहले चल रही थी। तो मेरा ख्याल यह है कि ले दे की एक अंडरस्टैंडिंग जरूर बनेगी, लेकिन शायद इन चीजों के ऊपर बातचीत हर सूरत में करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि एनएचसी एक ऐसा मसला है जो कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं है, बल्कि इसमें इदारों की भी अपनी एक रिजर्वेशन मौजूद है। इन एनी केस 28वीं तरमीम में आना है, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि अगले साल के मिड से पहले आ सकती है। काजी साहब, आपको लगता है कि ये तो मामलात ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली आवाम को इफेक्ट भी करते हैं, जिसमें एनएफसी का मामला खास तौर पर, एक पहले नहरों वाला मामला था, उसके अंदर भी एक लंबी डिबेट हुई और फिर वो मामला रुक गया। तो इस मामले में जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक जो है वो इनकार कर रही है या वो हिस्सा नहीं बनना चाहती है, वो नहीं चाहती जिसको एड्रेस किया जाए, नए सूबों का मामला भी उसके अंदर है, ये मामलात अब 28वीं में हल हो जाएंगे और जल्दी हल हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वादे बहुत किए गए इन मामलात के हवाले से, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं था। इस दफा किसी नुक्कर तक लेकर जाया जाएगा, इस कश्ती को पार चढ़ाया जाएगा। देखिए, एनएफसी अवार्ड और नो एनएफसी अवार्ड, मुझे बताएं, 100 रुपया जो पब्लिक फंड का है वो जब ट्रांसलेट होकर नीचे पहुंचता है तो कितना नीचे खर्च होता है। पहले सेंटर करता था, फिर ये 18वीं तरमीम ले आए। क्या हाल है कराची का? कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नाइट मेयर बना के रख दिए। 10 खूबसूरत तरीन शहरों में से कराची था, 3 बदतरीन शहरों में है। लाहौर में सांस लेना दूभर हो गया है। कब तक इस मुल्क के अवाम के पैसे, यार ये इनकी अपनी लड़ाई है कि नहीं जी ये पैसे हमारे चैनल के जरिए आप रूट करें, उन्हें नहीं जी हम फेडरल गवर्नमेंट से वजारत है, ये जो वफाकी वजारत है वो उसके पास ज्यादा पैसे होने चाहिए, नहीं सूबे के पास। ये दोनों पैसे अवाम के नहीं है, ये पता है हमें किसका रिस्क बनते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी और ठेकेदारों के दरमियान मिली भगत में ये बिलियंस जो है, ऐसे ही तो नहीं रिपोर्ट आ गई ना। ये ठेकों के बारे में इन पर्टिकुलर जो आई है, मैं अपनी रिपोर्ट दी है, भाई हमें तो पहले भी कुछ नहीं मिलता था और तुम 28वीं भी ले आओ, 2028वीं तरमीम भी ले आओ, हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। आपके अपने हक की हुक्मरानी की लड़ाई है, आप लड़ लें, जो जीतेगा हम उसको सलाम भी कर देंगे, मुबारकबाद भी दे देंगे, वो ऐसा हो जाएगा, एनएफसी इधर हो गया तो ऐसा हो जाएगा। क्या किया आपने? जब मैं भूटानी साहब को मैं इंटरव्यू कर रहा था, जो स्पीकर थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने उनके ये कोट कर रहा हूं, कहते हैं जो साइकिलों पे आते हैं असेंबलियों में 4-4 जीप्स्टर लेके जाते हैं, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट इन दुनिया टीवी, जब मैं था उधर। तो बात ये है कि हमें कुछ नहीं मिलना,
NFC ले आओ, कुछ इनको दे दो, उनको दे दो। लेकिन बात तो यह है ना कि कुछ भी होता है उसको किसी ना किसी जगह अपनी स्पेस के अंदर एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर या कमेंटेटर हम जरूर उन गुत्थियों को सुलझाने की या बताने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, सना मिर्जा साहिबा, सैयद अली हैदर साहब और सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मामला ये कि एक तो है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके लिए जो सूरत हाल है वो मज़ीद मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है। और ये अब आने वाले दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हिकमत अमली ही बताएगी कि वो कितनी पॉलिटिकल स्पेस गेन कर सकती है या नहीं गेन कर सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।